नमस्कार साथियों, वेलकम टू L1 क्लासेस दैट इज़ लर्निंग फर्स्ट क्लासेस। आज की इस क्लास में हम लोग अब चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स या इसके डेफिनेशंस देख चुके थे और आज की क्लास में हम लोग इसके कुछ फंक्शंस देखेंगे, इसके इम्पोर्टेंस क्या हैं उनको हम देखेंगे। और ये जो आपके पास ये सिलेबस जो डिस्कस किया जा रहा है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार डिसाइडेड है, लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लोगों से भी रिक्वेस्ट है या BHU की यूनिवर्सिटी के भी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जहाँ जहाँ ये सिलेबस इंक्लूड नहीं है अभी के लिए वो भी ये लोग क्लासेस देखें। और स्टैटिक्स जो हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका इतिहास क्या रहा है, उसके अभी के रिस्पेक्ट में इसके इम्पोर्टेंस क्या हैं, और फिर उसके बाद जल्दी ही हम एक क्लास अभी इस पे मतलब लेने वाले हैं कि अगर स्टैटिक्स में आप लोग ग्रेजुएशन या फिर PG करते हैं तो उसके मतलब आगे स्कोप क्या है आपके मतलब फ्यूचर के लिए भी, और आपके जो मतलब सराउंडिंग में जो लोग रह रहे हैं उनको भी इसके बारे में बता सकें आप लोग। और स्टैटिक्स का एक प्रॉपर कैरियर क्या है, प्रॉपर एक कैरियर ऑप्शन अगर हम चुनना चाहें तो क्या है, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे किसी दिन। ठीक है, तो आइए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा 11 क्लासेस का चैनल का लिंक और ये हमारा टेलीग्राम का ग्रुप। अगर आप 11 क्लासेस प्रयागराज सर्च करते हैं प्ले स्टोर में तो आपको इस ऐप के इस लोगों के साथ एक ऐप दिखाई देगा और दिखेगा जिसको आप लोग लॉगिन करके बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो पिछली क्लास में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि इसका जो सिग्निफिकेंस था, जो स्टैटिक्स की हिस्ट्री थी वो क्या थी, और उसके साथ साथ जो अगला हमारा टॉपिक है कि जो हमारे पास स्टैटिक्स के जो फंक्शन होते हैं या स्टैटिक्स वर्क कैसे करता है उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स का मतलब ये नहीं कि कुछ हम मैथमेटिकल फॉर्म में उसको डिसाइड करेंगे। फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है कि स्टैटिक्स वर्क कैसे करता है, किस तरीके से हम कोई स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करते हैं, उसकी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स में आपको बताया गया कि स्टैटिस्टिक्स कोई एक सिंगल नंबर नहीं होता। स्टैटिक्स एक एज ए होल ट्रीट किया जाने वाला एक न्यूमेरिकल मेज़र होता है जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक को एक नंबर के माध्यम से बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करने में सबसे जो प्राइमरी होता है काम वो होता है हमारा डेटा कलेक्शन का। ठीक है, डेटा कलेक्शन का काम होता है। तो इसमें क्या है, स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड्स methodologies and tools for systematically collecting data. This ensures that data is gathered in an organized manner, making it suitable for analysis. तो मतलब जो हमारे पास डेटा है उसकी हम एनालिसिस कैसे करते हैं, सॉरी उसका कलेक्शन कैसे करते हैं। तो इसके लिए एक क्वेश्चनायर बनाया जाता है। क्वेश्चनायर किस तरीके से बनाया जाता है आगे की क्लासेस में हम उसको भी बताएंगे कि किस तरीके का आपको क्वेश्चनायर बनाना होता है। जैसे आप PhD कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं किसी में, आपको अपने स्तर से सर्वे करना है क्योंकि PhD में कुछ नए पेपर पब्लिश कराने होते हैं तो उसके लिए डेटा की आवश्यकता होती है, प्राइमरी डेटा की आवश्यकता होती है, जिसमें क्वेश्चनायर बना के आप लोग उसको अलग अलग लोगों के पास भेजते हैं। तो वो लोग आपके क्वेश्चनायर में जो भी आपका आंसर है उस तरीके उसको आप जवाब देते हैं, तो फिर उसके माध्यम से आप एक स्टडी करते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चनायर कैसे बनाया जाए, मतलब क्वेश्चनायर इतना सिंपल हो कि एक लेमैन लैंग्वेज, लेमैन आदमी को भी समझ में आ जाए। लेमैन आदमी का मतलब जो बहुत ही स्टैटिक्स का जानकार ना हो, पढ़ा लिखा ना हो, तो उसको भी ये चीज़ें समझ में आ जाए। फिर अगला स्टेप इसमें होता है कि डाटा ऑर्गेनाइजेशन का। तो इसमें डेटा ऑर्गेनाइजेशन कैसे करेंगे, एक बार डेटा कलेक्ट होने के बाद स्टैटिक्स हेल्प्स ऑर्गेनाइज द डेटा इनटू फॉर्मेट that makes it easier to understand and interpret. This may includes creating table, graphs and charts.
इसके माध्यम से हम, मतलब ये क्या है कि आपके पास अगर रॉ डेटा आ गया तो उसमें उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास जो डेटा आया है उसको टेबुलेशन कैसे किया जाता है, इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, आगे अगले एक दो क्लासेस के बाद हम लोग उसकी चर्चा भी करने वाले हैं, एक आध क्वेश्चन भी उस पर देखेंगे। फिर इसके बाद डेटा समराइजेशन का है कि यूजिंग डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स लार्ज सेट ऑफ डेटा कैन बी समराइज्ड इनटू सिंपल मैट्रिक्स लाइक मीन, मीडियन एंड मोड, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। दिस हेल्प टू क्विकली ग्रैस्प द सॉरी इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा। फिर उसके बाद सॉरी फिर इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, डेटा की एनालिसिस करते हैं। स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क फॉर एनालाइजिंग डेटा टू आइडेंटिफाई पैटर्न, ट्रेंड एंड रिलेशनशिप। टेक्निक्स लाइक रिग्रेशन एनालिसिस, कोरिलेशन एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग आर यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट इनसाइट्स फ्रॉम डेटा। तो मतलब डेटा एनालिसिस करते हैं, फिर उसके बाद इसका इंटरप्रिटेशन होता है। ध्यान में रखिएगा, ये अभी जो लास्ट पेपर हुआ था पॉपुलेशन स्टडीज़ के फर्स्ट पेपर जो होता है यूजीसी नेट का सॉरी, उसमें ये जो है ये डेटा आपसे, ये आपका मतलब सीक्वेंस पूछा गया था कि किस सीक्वेंस में हमारा स्टैटिस्टिक्स वर्क करता है, या एक रिसर्च हम कैसे करते हैं। तो रिसर्च में भी यही तरीका होता है, डेटा को हम कलेक्ट करेंगे, फिर ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर समराइज करेंगे और उसके बाद उसकी एनालिसिस करेंगे, फिर इंटरप्रिटेशन करते हैं। इंटरप्रिटेशन में क्या है कि आफ्टर एनालाइजिंग डेटा, मतलब डेटा की एनालिसिस के बाद जो मीन, मीडियन, मोड वगैरह निकालना था, उसको निकालने के बाद स्टैटिस्टिक्स एड टू इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। दिस इन्वॉल्व्स ड्राविंग कंक्लूजन एंड अंडरस्टैंडिंग द implications ऑफ फाइंडिंग्स, हेल्प टू इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। मतलब जो हमारे पास डेटा आएगा, मान लीजिए कि हमारे पास IMR निकालना है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और हम पता किए कि हमारे पास इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पता लगा 100 आ गई। मतलब ये कि जो हमारे पास जीवित जन्मे हैं, जो 1000 लाइव बर्थ हैं, उसमें ध्यान दीजिएगा ज़्यादातर जो स्टैटिस्टिक्स है, जो डेटा कैलकुलेट किए जाते हैं वाइटल स्टैटिस्टिक में, वो पर 1000 कैलकुलेट किए जाते हैं, और ज़्यादातर डेटा, कुछ डेटा पर लाख कैलकुलेट किए जाते हैं, वहाँ पे आएंगे तब बताएंगे, उनकी चर्चा करेंगे। जैसे IMR, अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अगर 100 आ जाए, इसका 100 आ जाए पर 1000 ये निकाला जाता है, तो इसका मतलब हो गया कि 1000 बच्चों में 100 बच्चों की डेथ हो रही है। इसका मतलब ये हो गया कि जो इन्फेंट है हमारे देश में, उनकी डेथ रेट ज़्यादा है। तो जो हम इससे कंक्लूजन निकालेंगे, वो हमारे पास डिसीजन मेकिंग में जो लोग बैठे हैं उनको हम इन्फॉर्म करेंगे कि आप कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाइए कि जो हमारे पास इन्फेंट मोर्टेलिटी है वो कम हो सके। इन्फेंट का मतलब क्या होगा, जो छोटे बच्चे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगला जो इसमें स्टेप आता है, प्रिडिक्शन एंड फोरकास्टिंग की बात करते हैं। तो यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड्स फ्यूचर आउटकम can be predicted based on historical data. This is essential in field like finance, marketing and economics for forecasting trend and making strategic decisions. फिर इसके बाद, इस इंटरप्रिटेशन के बाद, उस पर हमें भविष्य में क्या करना है उसकी फोरकास्टिंग करते हैं। जैसे भारत में अभी देखेंगे तो हर साल कुछ ना कुछ डेटा जो है, चाहे वो मैटरनल मोर्टेलिटी हो, इन्फेंट मोर्टेलिटी हो, उसको कम करने की बात हमेशा गवर्नमेंट करती है कि हम 2025 तक, 2030 तक इन IMR को इतना कर देंगे, मतलब फिर MMR को इतना कर देंगे, डेथ रेट जो ओवरऑल डेथ रेट है हम उसको डिक्रीज करेंगे, जिससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है हमारे देश में वो बढ़ सके। फिर जो स्वास्थ्य है लोगों का वो बेहतर हो सके, इसके लिए हम लोग कुछ प्रोग्राम चलाएंगे। तो इस तरीके से मतलब पॉलिसी मेकिंग होती है और उसका प्रेडिक्शन किया जाता है। फिर उतने साल बाद जाके उसको देखा जाता है कि भारत में क्या स्थिति है, या उस रीजन में जिसके लिए वो पॉलिसी बनी थी उसका क्या इफेक्ट हुआ है। जैसे आपको
एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया जाए कि 1992-93 एग्जैक्टली, थोड़ा सा मतलब डेट नहीं याद आ रही है, पीवी नरसिम्हा राव ये भारत के प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये यूनाइटेड नेशन में गए भाषण देने के लिए, जिसे यूनाइटेड नेशन में हर देश को इनवाइट किया जाता है और वो सितंबर अक्टूबर के महीने में हर साल वहाँ पे जाते हैं, जनरल असेंबली की मीटिंग होती है। तो देश का प्रधानमंत्री या अगर वो नहीं है तो उसके स्थान पे विदेश मंत्री या कोई और इस तरीके से जाता है वहाँ पे भाषण देने के लिए, अपने देश का मतलब व्यू रखने के लिए कि हम भविष्य में क्या करने वाले हैं। तो 92-93 में पीवी नरसिम्हा राव सर ने यूनाइटेड नेशन में एक भाषण दिया जिसमें बोला उन्होंने कि हम मतलब भविष्य में भारत से पोलियो को मिटा देंगे। और फिर सोचिए कि इस बात के लिए जब उन्होंने ये बोला तो हर आदमी हंस रहा था उस समय देश में भी जो आलोचक थे वो भी, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी यूनाइटेड नेशन का अध्यक्ष मुस्कुरा के कह रहा जी जी जी, मतलब मजाक उड़ाना, मजाकिया लहजे में कह रहा था। क्यों? क्योंकि 92-93 में देखा जाए तो हर डिस्ट्रिक्ट भारत के जितने भी ज़िले थे, हर ज़िले में कुछ न कुछ पोलियो के मामले थे। अब सोचिए कि हर ज़िले में आपके पोलियो के मामले हैं और आप एक ऐसा विजन प्रस्तुत कर रहे हैं कि हम पोलियो मुक्त भारत बनाएंगे। उसका जवाब लगभग मान के चलिए 20 साल बाद भारत ने दिया कि सन 2014 में उसी यूनाइटेड नेशन ने, जिसने भारत के उस समय के प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाया था, उसी ने सर्टिफिकेट दिया आपको कि भारत अब पोलियो मुक्त हो चुका है। तो ये सोचिए कि मतलब क्या स्ट्रेटजी होती है, क्या उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव सर ने सोचा था कि किस तरीके से हमें काम करना है, क्या स्ट्रेटजी होगी। और सोचिए भारत के वैज्ञानिकों की सराहना इसलिए करनी होगी कि भारत के वैज्ञानिकों ने इतनी सस्ती दवाई बनाई पोलियो की दवाई बहुत महंगी होती थी, और पोलियो की दवाई इतनी सस्ती बनाई कि वो हर बच्चे को घर घर जाके इजली 2 बूंद ज़िंदगी की एक नारा हुआ करता था। अमिताभ बच्चन सर उसमें एडवर्टाइजिंग करते थे, या ज़्यादातर जो सेलिब्रिटी हैं वो एडवर्टाइजिंग करते थे और पोलियो पिलाने के लिए लोगों पे दबाव डालते थे या एक तरीके से मोटिवेट करते थे। और आज 2024 चल रहा है, 10 साल, पिछले 10 साल में भारत में पोलियो का एक भी मामला सामने नहीं आया। तो ये होता है मतलब एक तरीके से कहा जाए कि वर्किंग कैपेबिलिटी। और भारत के वैज्ञानिकों ने अभी प्रेजेंट में क्या है वर्तमान में कि विश्व में जितने भी पोलियोग्रस्त देश हैं, लगभग 2/3 दवाइयाँ भारत से जाती हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट। तो होता नहीं कि जैसे किसी के मुंह पे तमाचा मारना होता है, एक जोरदार हमारी तरफ से कहना कि लात मारना। तो ये भारत ने जो है यूनाइटेड नेशन के मुंह पे एक तरीके से तमाचा नहीं, लात मारी थी कह सकते हैं। तुम जो हमारे ऊपर हंसी उड़ा रहे थे, आज देखो हमने क्या किया। तो इस तरीके से गोल सेट करना चाहिए कि क्या करना है। सोचिए कि सरकारें मतलब बदली बीच में, लेकिन वो गोल नहीं बदला जो भारत के प्रधानमंत्री ने प्रॉमिस किया था वहाँ पे, कि हर सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो, बीजेपी की रही हो, हर गवर्नमेंट में घर घर जाके लोग पोलियो की दवाई पिलाते थे। साल में 2 बार 3 बार इसका अभियान चलता था। तो ऐसा था अपना। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो इंटरप्रिटेशन प्रिडिक्शन हो गई। फिर इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात करते हैं। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में क्या हुआ कि यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स जो है ये अलाउ करता है फॉर टेस्टिंग हाइपोथेसिस बाय प्रोवाइडिंग अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच to determine whether the observed data supports a specific theory or assumption. This is widely used in scientific research and experimental studies. तो जब हमारे पास कुछ ना कुछ रिजल्ट आ जाता है तो उसकी एक हाइपोथेसिस हम लोग डिसाइड करते हैं। जैसे भी हाइपोथेसिस का मतलब क्या हो गया कि एक हम लोग एजम्पशन मान लेते हैं कि जैसे जो भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव सर थे, उन्होंने ये डिसाइड किया था कि हम भारत को पोलियो मुक्त करेंगे। तो मतलब ये पॉजिटिव जो स्टेटमेंट होती है किसी भी घटना के बारे में, किसी भी एक्सपेरिमेंट के बारे में, वो हमारी हाइपोथेसिस होती है जिसकी हम टेस्टिंग करते हैं। और ये इसकी ज़्यादा जानकारी जब आप लोग हाइपोथेसिस पढ़ेंगे
तो उसमें आएगी। ये बीएससी सेमेस्टर वाइज वाला सिलेबस है, इसमें 4 सेमेस्टर में, और उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीएससी सेकेंड ईयर के सिलेबस में और कुछ थर्ड ईयर के सिलेबस में इन्वॉल्व। ठीक है, फिर इसकी क्वालिटी कंट्रोल की चर्चा करते हैं कि इंडस्ट्रियल सेटिंग्स होती हैं, जैसे स्टैटिक्स आर यूज्ड टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और एंड प्रोसेस। स्टैटिस्टिकल प्रोसेस controls methods helps maintain consistent quality and identify area for improvement। जैसे आप सपोज करिए कि एक मोबाइल लेने जा रहे हैं, इस मोबाइल का इस डिस्प्ले 6 इंच और इसके फीचर्स, इसके मतलब कैमराज, ये बाकी सारी जो फीचर्स होते हैं वो सेम होते हैं मतलब किसी एक सेट की बात हम कर रहे हैं, और वो सेट जिस तरीके से पसंद आता है उसकी क्वालिटी मेंटेन रखते हैं। इस तरीके से कंपनियां अपना रिसर्च करा के भारत में या विश्व भर में मोबाइल फ़ोन या इस तरीके की चीज़ें बेचते हैं। फिर उसके बाद इसी पर बेस्ड होता है डिसीजन मेकिंग, कि स्टैटिस्टिक्स जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसमें हम डिसीजन कैसे लेते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स सपोर्ट इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग बाय प्रोवाइडिंग एविडेंस बेस्ड इंसाइट्स वेदर in business, healthcare and public policies. Statistics help leaders make choice that are grounded in the data rather than intuition alone। ठीक है, इस तरीके से मतलब डिसीजन मेकिंग यहाँ पे की जाती है कि स्टैटिस्टिक्स जो हमारे पास आता है, जैसे अभी IMR की चर्चा की है कि अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी बढ़ रही है तो भारत के पॉलिसी मेकर से डिसाइड करेंगे कि किस तरीके की हम पॉलिसी ले आए जिससे हमारा IMR घटे। ठीक है, फिर रिस्क मैनेजमेंट की बात होती है। रिस्क मैनेजमेंट क्या करते हैं, इस डेटा को एनालिसिस करते हैं और उसमें रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। जैसे किसी भी क्षेत्र में बाढ़ या आपदा कोई आने की संभावना है, तूफान आने की संभावना है, तो उसकी एनालिसिस पहले करते हैं, इसरो बता देता है या उनके सैटेलाइट से बता देते हैं कि इस रास्ते से आपका ये तूफान, जैसे बंगाल की खाड़ी में या अरब सागर में देखें जब तूफान आता है तो उसका पहले ही एक प्रेडिक्शन बता दिया जाता है कि ये इसका रास्ता रहेगा, इस रास्ते से जाएगा तूफान, तो उस रास्ते में आने वाले लोगों को, जानवरों को वहाँ से हटा दिया जाता है, जिससे हमारी जो क्षति होती है, जो हमारा लाइफ का जो नुकसान होता है वो कम से कम होता है और हम रिस्क को आसानी से मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद लिमिटेशंस। स्टैटिस्टिक्स जो है इसकी लिमिटेशंस क्या है, हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है, उसी तरीके से स्टैटिस्टिक्स की भी एक लिमिटेशन है। पहली लिमिटेशन क्या है, स्टैटिस्टिक्स डज नॉट स्टडी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉब्लम। मतलब हम लोग स्टैटिस्टिक्स में एक न्यूमेरिकल डेटा से डील करते हैं, उसमें हमारे पास क्वालिटेटिव अगर डेटा आ जाए तो उस केस में हमारे पास यहाँ पर कोई भी एस्पेक्ट नहीं रह जाता स्टडी करने का। मतलब जैसे एट्रीब्यूटिव डेटा है, अगर वो न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं है तो हम उसकी स्टडी स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से नहीं कर पाएंगे। इस केस में यहाँ पे लिखा गया ऑनेस्टी, हेल्थ, माइजरी, etc etc are phenomena which cannot be directly studied under the help of statistical methods unless these have to be expressed in numerical figure। जब तक ये न्यूमेरिकल फिगर में नहीं लिखे गए हैं उनको हम स्टडी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स दूसरा है, स्टैटिस्टिक्स डज नॉट टेक अकाउंट ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स। किसी एक आदमी का, किसी एक इंडिविजुअल डेटा का यहाँ पे हम लोग एनालिसिस नहीं करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि स्टैटिस्टिक्स डील्स विथ एन एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, एंड डज नॉट गिव एनी इंपॉर्टेंस टू द इंडिविजुअल आइटम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या है कि अगर हमारे पास वीट कंजम्पशन है एक फैमिली का 3 क्विंटल पर ईयर, तो ये कोई स्टेटिस्टिक्स नहीं है। लेकिन अगर यही स्टेटमेंट कह दिया जाए कि एवरेज कंजम्पशन ऑफ वीट ऑफ 500 फैमिलीज इज 3.10 टन, तो ये एक स्टेटिस्टिक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगला है स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर ट्रू ऑन एवरेज। ये ऑन एवरेज सही होते हैं, बाकी इनको हम ये नहीं कह सकते कि हर जगह सही होंगे।
ठीक है। तो द स्टैटिस्टिकल methods are true on average, not on individual basis. These methods may or may not hold in general. मतलब जो स्टैटिस्टिक्स के मेथड्स हैं ये जनरली होल्ड करें या ना करें, ये इंडिविजुअल चीज़ों पर नहीं डिपेंड करता, ये एग्रीगेट में डिपेंड करता है। ठीक है। फिर इसके बाद स्टैटिस्टिक्स इज लाइबल टू बी मिसयूज्ड। स्टैटिस्टिक्स का हम लोग मिसयूज भी बहुत कर सकते हैं। जैसे जो प्रैक्टिकल आप लोग फिजिक्स वगैरह के करते हो, आपको अगर प्रैक्टिकल नहीं आ रहा है, दिन भर परेशान होकर 4-6 दिन बाद रीडिंग लिए, एक तो समय भी कम दिया जाता है कि हफ्ते में 1 दिन 2 दिन, और उसके बाद रीडिंग ले लिए, और रीडिंग के बाद अगर आपका कैलकुलेशन, जैसे मान लीजिए कि सोडियम लाइट की वेवलेंथ निकाल रहे हैं आप, और सोडियम लाइट की वेवलेंथ निकालने के लिए जो भी आपने रीडिंग ली उसमें क्या है, सोडियम लाइट की वेवलेंथ के बराबर या उसके इक्विवेलेंट नहीं आ रहा है, तो कुछ आप लोग लाग में प्लस माइनस कर लेते हो। कुछ कोई एक डेटा, कोई एक एंट्री, कोई एक 0.3 को 0.4 कर दिए, 0.5 कर दिए, तो उसमें क्या है कि आपका मैनिपुलेशन हो जाता है। तो वही चीज़ कह रहा है कि स्टैटिस्टिक्स जैसे वहाँ पे आप मैनिपुलेशन करके, जो अपने टीचर हैं, जो हालांकि वो भी जानते हैं, कुछ बोलते नहीं, अलग बात है, क्योंकि वो भी वही करके वहाँ पहुँचे हैं, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि जानते सब हैं, कुछ बोलते नहीं, क्योंकि ऑपरेटर्स उस लायक होता नहीं। 10 साल 15 साल पुराना ऑपरेटर्स होता है तो उसमें कितनी ही रीडिंग आएगी। तो उसी तरीके से जैसे आप वहाँ पे मिसगाइड करते हो, उसी तरीके से स्टैटिस्टिक्स का भी मिसयूज हो सकता है। ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स का मिसयूज हो सकता है, तो मतलब ये यहाँ पे हमारे पास जो इसकी लिमिटेशन है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज दैट इट मस्ट बी यूज्ड बाय टेक्निकली। इन अदर वर्ड्स, the data should be handled by expert, otherwise data result may be misleading। ठीक है। रिजल्ट अगर एक्सपर्ट के द्वारा नहीं, डेटा अगर एक्सपर्ट के द्वारा नहीं हैंडल किया जा रहा, तो उस केस में हमारा रिजल्ट जो है वो मिसलीडिंग हो सकता है। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स इज ओनली द मेथड ऑफ स्टडीइंग ए फिनोमेना। तो इसमें क्या है कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस फर्निश ओनली वन ऑफ द सेवरल मेथड्स ऑफ स्टडीइंग ए प्रॉब्लम। द कंक्लूजन अराइव्स एट विथ द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स मस्ट बी सप्लीमेंटेड विथ अदर एविडेंस। ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या है कि डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जब अगर लिमिटेशंस है तो उसके डिस्ट्रस्ट भी आते हैं। डिस्ट्रस्ट मतलब क्या हो गया कि विश्वास ना करना, ट्रस्ट का जस्ट अपोजिट। तो स्टैटिस्टिक्स पे कुछ लोग विश्वास नहीं करते हैं, या अगर उसके पॉपुलेशन साइज कम है या सैंपल साइज उसकी कम है, तो उस केस में यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स पे विश्वास कम होता है, क्योंकि उसके रिजल्ट मिसलीडिंग हो सकते हैं। तो इसमें क्या है कि वी हैव सीन दैट statistics plays an important role in business and economic life. Still, there is considerable distrust in statistics। ठीक। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे पहला नंबर है, statistics can prove or disprove anything। मतलब अगर आपको रिजल्ट लाना है तो आप जैसे वकील नहीं होते, बहस करते हैं कि किसी वकील को समझ लीजिए कि इसका जो उसका कैंडिडेट है, जो उसका क्लाइंट है, वो मर्डर किया हुआ है कहीं, या कुछ कोई गलत काम किया है, फिर भी उसको डिफेंड करता है। तो वही तरीका यहाँ पे होता है कि अगर कोई भी चीज़ आपको प्रूव करनी है तो उसके पक्ष में बोलोगे, कुछ उसके पक्ष में कुछ चीज़ें रखोगे, और अगर उसके आप अपोजिट में हो तो वहाँ पर कहोगे कि ये गलत है, ये ऐसा है। उसको मतलब प्रूव और डिसप्रूव दोनों चीज़ें यहाँ पर की जा सकती है। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि स्टैटिस्टिक्स इज अनदर फॉर्म ऑफ लाइंग। एक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुए थे, उनका एक स्टेटमेंट था कि दुनिया में झूठ जो होता है वो कई तरीक़े का होता है। तो उसी में बेंजामिन डिज़रायली उनका नाम था, ब्रिटेन के पीएम का, और उन्होंने ये बोला था कि
या तो कोई चीज़ गलत है या सही मतलब मिसलीडिंग है, या फिर वो स्टेटिस्टिक्स है। ठीक है, उनका स्टेटमेंट था ये कि मतलब या तो झूठ बोल रहा है, या तो वो कुछ इस तरीके का, उनका एग्जैक्ट हमें वर्डिंग नहीं याद आ रही, लेकिन उसमें मतलब या तो वो झूठ है, या फिर वो मिसलीडिंग या कुछ मिसगाइड करने वाला है, या फिर वो स्टेटिस्टिक्स है। मतलब ये कहने का कि उनकी नज़रों में स्टेटिस्टिक्स भी एक झूठ है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, स्टेटिस्टिक्स इज अनदर फॉर्म ऑफ लाइंग। हम इसमें प्रूफ के साथ झूठ बोलते हैं, बस ये कहना। मतलब झूठ तो बोल रहे हैं लेकिन कुछ मैनिपुलेटेड डेटा के माध्यम से। ठीक है, फिर अगला है देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लाइज। हाँ, यही तो स्टेटमेंट है, लाइज, फिर डिमांड लाइज एंड स्टेटिस्टिक्स। यही स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है बेंजामिन डिज़रायली जो ब्रिटेन के पीएम थे, उनके स्टेटमेंट के इक्विवेलेंट है ये। अब इसके बाद क्या है कि इसमें रीजन इसके क्या है, डिस्ट्रस्ट आदमी क्यों करता है। भाई किसी में अगर हमने कह दिया कि हमको इस आदमी पे विश्वास नहीं है, तो क्यों विश्वास नहीं है, उसका कारण भी कुछ होता है। तो उसी कारण के बारे में यहाँ पे बातें हो रही हैं कि द फॉलोइंग आर 3 मेन रीजन्स विच अकाउंट फॉर दीज डाइवर्जेंट एंड डेरोगेटरी रिमार्क अबाउट स्टेटिस्टिक्स। फिर इसमें क्या है, द फैक्ट इज दैट फिगर देमसेल्फ कैरी नो वेट, दे आर इनोसेंट एंड convincing and therefore the people believe them easily। ठीक है, तो यहाँ पर यही देख लीजिए कि कैरी नो वेट, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका वेटेज नहीं होता, लेकिन उनको हम बहुत ही इनोसेंट तरीके से यूज करते हैं। तो ये एक कारण है उनमें डिस्ट्रस्ट का। मतलब जैसे घर परिवार में 1-2 लोग ऐसे होते हैं जो अगर झूठ भी बोलें तो उनकी बातें सही मान ली जाती हैं, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कितना भी सही बोले, कहे कि मैं बीच गंगा में या फलाने आदमी की कसम खा के कह रहा हूँ कि ये सही है, फिर भी उसकी बात झूठी मानी जाती है। तो ये एक तरीके से स्टेटिस्टिक्स से उसको रिलेट कर सकते हो कि वहाँ पे ये कह सकते हो कि कुछ आदमियों का चेहरा देख के बताया जाता है या उसका नेचर देख के बताया जाता है कि आदमी झूठ बोल रहा है सही बोल रहा है। तो उसी तरीके से यहाँ पे है कि कुछ चीज़ें यहाँ पे होती हैं जिनकी वैल्यू कुछ नहीं होती, लेकिन उनको इस तरीके से कोई ऐसा आदमी कह रहा होता है जिसको सही मान लिया जाता है, या कुछ चीज़ें होती हैं जिनका वेट ज़्यादा होता है लेकिन उनको ऐसा आदमी कह रहा होता है जिसके कारण उसको शून्य मान लिया जाता है। दोनों चीज़ें होती हैं। फिर अगला पॉइंट है कि दे कैन बी यूज्ड टू सपोर्ट फॉल्स एज वेल एज ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे फॉल्स या ट्रू स्टेटमेंट का भी यहाँ पे सपोर्ट हो सकता है। जैसे भी जस्ट अदालतों में हमने केसेस की चर्चा की कि कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो उसको भारत में वकील प्रोवाइड किया जाता है। जैसे अजमल कसाब को ही देख लीजिए, जो पाकिस्तान से आया, ताज होटल पे हमला किया, पूरा मुंबई पूरा देश मतलब उसको देख के जो है मतलब खून खौल जाता था, लेकिन फिर भी उसको वकील दिया गया, उसका केस लड़ा गया प्रॉपर, फिर उसको फांसी दी गई। तो उसी तरीके से है। अगला पॉइंट है दे आर जस्ट टूल्स विच कैन बी यूज्ड और अब्यूज्ड। ठीक है, तो ये ऐसा टूल है जिसको चाहे यूज करो या अब्यूज कर दो, मतलब बेकार करके उसको हटा दो। तो ये भी हो सकता है, ये भी एक रीज़न होता है डिस्ट्रेस का। फिर उसके बाद अब इम्पोर्टेंस की बात करते हैं हम लोग कि इसमें जो इम्पोर्टेंस है हमारे स्टेटिस्टिक्स का, इसकी मतलब क्या सिग्निफिकेंस है। तो स्टेटिस्टिक्स प्लेज ए क्रूशियल रोल इन वेरियस फील्ड ड्यू टू देयर एबिलिटी टू प्रोवाइड इंसाइट्स, मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग पैटर्न, और फिर उसके बाद सम की पॉइंट्स हैं इसके यहाँ पर। इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग जो भी हमारे पास जो स्टेटिस्टिक्स है हम उसको कैलकुलेट करते हैं। फिर उसके बाद जो पॉलिसी मेकर हैं, डिसीजन मेकिंग में जो बैठे हुए लोग हैं, जो IAS IPS या फिर सांसद हैं, उनको हम यहाँ पे इन्फॉर्म करते हैं और उसके माध्यम से पॉलिसीज़ बनती। तो स्टेटिस्टिक्स इनेबल ऑर्गेनाइज
organizations and individuals to make evidence-based decision. Evidence-based decision by analyzing data trend and pattern. This is vital in business, government policies और गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग, हेल्थ केयर एंड मोर. मतलब ये कहने का कि यहाँ पे जो हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंस इस तरीके का होता है कि हमारे पास कोई भी स्टेटिस्टिक्स का अगर हम कैलकुलेशन किए हैं तो उस केस में हमारे पास जो एविडेंस है, एविडेंस बेस्ड डिसीजंस जो हैं उनको हम पॉलिसी मेकर्स को बताते हैं, इन्फॉर्म करते हैं और वो पॉलिसी मेकर्स कुछ इस तरीके की चीज़ें पॉलिसीज़ बनाते हैं जिससे वो चीज़ें कम हो सकें या कोई चीज़ ऐसी है तो उसको बढ़ा सकें. जैसे IMR की चर्चा की है या मैटरनल मॉर्टेलिटी की चर्चा की है. मैटरनल मॉर्टेलिटी भारत में इसलिए ज़्यादा थी, कभी भारत में जो मातृत्व मृत्यु दर होता है, जो महिलाओं की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो डेथ होती थी, उनकी जो भारत में अगर देखा जाए आज के 20-25 साल 40 साल पहले का डेटा तो बहुत ज़्यादा डेटा था. 150-200 महिलाएं उसमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेथ का शिकार हो जाती थी पर 1 लाख में. उसका मेन कारण था कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज ना होना, मतलब लोगों का जो हॉस्पिटलाइजेशन का केस इतना कम होता था क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी अगर देखेंगे जो बच्चे पैदा होते तो घर पे ही कोई गांव की महिला या जिसको अप्रशिक्षित दाई भी कहा जाता है कि वो उनके माध्यम से होता था. जो प्रशिक्षित थी उनके लिए बहुत विशेष दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो अप्रशिक्षित थी उनके माध्यम से इन्फेक्शन फैल जाता था या कुछ इस तरीके का होता था और महिला की डेथ हो जाती थी. तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि कम्युनिटी सेंटर्स बनाए, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं. हर 2 गांव 4 गांव को मिला के एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया और हर गांव या फिर जो बड़े गांव हैं या फिर कुछ 1-2 जो छोटे गांव हैं उनके स्तर पे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स बनाए गए. तो इस तरीके की चीज़ें बनाई गई. फिर उसके बाद दवाओं का वितरण, फिर इस तरीके की जागरूकता फैलाई गई कि भारत में लोग अभी का डेटा देखा जाए तो लगभग 80-90% प्लस डेटा शो कर रहा है कि जो वहाँ पे लोग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को प्रेफर करते हैं. इस कारण से भारत में MMR की संख्या, मतलब MMR मैटरनल मॉर्टेलिटी भी धीरे धीरे कम हो रही है. ठीक है, तो ये होता है स्टैटिस्टिक्स का रोल कि पहले कैलकुलेट करिए स्टैटिस्टिक्स, फिर उसके बाद लोगों को इन्फॉर्म करिए, गवर्नमेंट के लोगों को इन्फॉर्म करिए और उस तरीके से पॉलिसीज़ बनाई गई जिससे वो चीज़ें उनका इफ़ेक्ट जो है हमारी पॉपुलेशन पे देखने को मिलता है. फिर अंडरस्टैंडिंग डेटा दूसरा पॉइंट है. विद द मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा जनरेटेड डेली, स्टैटिस्टिक्स हेल्प इन समराइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग डेटा. Sorry. Descriptive statistics like mean, median and mode and standard deviation provide a summary of large data set, making them understandable. ठीक है, तो इस तरीके का डेटा होता है जिसको हम अंडरस्टैंडेबल बनाते हैं. ठीक है, फिर इसके बाद क्या है प्रिडिक्टिव एनालिसिस. प्रिडिक्टिव एनालिसिस में क्या होता है कि स्टैटिस्टिक्स forms the foundation of predictive analysis, allowing forecasting of future trend based on historical data. This is used in various sectors such as finance, marketing and weather forecasting. फिर क्वालिटी कंट्रोल की बातें हैं, मतलब इसमें क्या है वेदर वगैरह की फोरकास्टिंग हम लोग कर देते हैं जिससे लोगों का नुकसान होने से कम. जैसे किसानों का क्या है कि सॉरी किसानों के लिए क्या है कि कब बारिश होगी, कब तूफान आएगा, इस तरीके की अगर फोरकास्टिंग हो जाए तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा होता है कि अगर 4 दिन पहले ही बता दिया जाए कि 4 दिन बाद बारिश होगी तो जो किसानों के खेत में खड़ी हुई फसल है या इस तरीके की यहाँ वहाँ पड़ी हुई फसल है उसको अच्छे से आदमी कलेक्ट कर लेगा और लॉसेस को कम कर लेगा. ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पे अगला पॉइंट है क्वालिटी कंट्रोल का. तो जो मैन्युफैक्चरिंग आइटम होते हैं इन मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन statistical methods are used for quality control and improvement. Techniques like Six Sigma
used use statistical analysis to reduce defect and improve process। जो 6 सिग्मा कह रहा है इसी को हम कंट्रोल लिमिट कहते हैं, कंट्रोल हम लिमिट कहते हैं। और इसकी चर्चा जब हम लोग क्वालिटी कंट्रोल का एक चैप्टर पढ़ेंगे सैम्पलिंग के साथ, तब वहाँ पे हम इसकी चर्चा करेंगे कि 6 सिग्मा लिमिट्स क्या होती हैं, μ+3 सिग्मा, μ-3 सिग्मा, उनके माध्यम से हम कैसे अपने बिजनेस को, कैसे अपने प्रोडक्ट को कंट्रोल में रखते हैं, जिसके कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल में रखते हैं, जिससे हमारा आउटपुट बेहतर हो सके और हमारे रॉ मटेरियल का जो वेस्टेज है वो कम से कम हो सके। ठीक है। अगला है साइंटिफिक रिसर्च का। इन साइंटिफिक रिसर्च स्टैटिस्टिक्स आर इसेंशियल फॉर डिजाइनिंग experiment, analyzing result and drawing valid conclusion. They help in testing hypothesis and determining the significance of research findings। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे एक इसका इम्पोर्टेंस है। फिर उसके बाद रिस्क असेसमेंट के भी जस्ट बात हम किए ही थे कि जब भारत में या फिर कहीं भी बाढ़ या कुछ तूफान टाइप की चीज़ें आती हैं तो उस केस में रिस्क को हम कैसे मैनेज करते हैं, और इसी रिस्क मैनेजमेंट के बेस पर हम लोग इंश्योरेंस, फाइनेंस और हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लोगों को। और फिर उसके बाद इन्हीं पर बेस्ड पॉलिसीज़, कुछ जैसे प्राइवेट कंपनियां पॉलिसीज़ भी बेचती हैं लोगों को कि किस तरीके से आप लोग ये पॉलिसी ले सकते हैं और जो आपके फ़ायदे में, जो आपके मतलब हेल्थ में या आपके संकट के समय में काम दे सके। ठीक है। अगला है पब्लिक हेल्थ एंड मेडिसिन। फिर स्टैटिस्टिक्स आर क्रिटिकल इन पब्लिक हेल्थ, ट्रैकिंग डिजीज आउटब्रेक, इवेल्युएटिंग द इफेक्टिवनेस एंड ऑफ द ट्रीटमेंट एंड इम्प्रूविंग हेल्थ केयर पॉलिसीज, मेडिकल स्टडीज़। और फिर इसके बाद इसका सेफ और इफेक्टिव तरीके से हम यूज़ करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपको कोविड के केस में आपको देखा जाए तो कोविड के केस में नहीं, गवर्नमेंट बताती थी कि यहाँ पे चांसेस हैं, इधर कोविड के पेशेंट ज़्यादा हैं तो यहाँ पे हम कुछ अलग तरीके की पॉलिसीज यूज़ करेंगे। और किस तरीके से कोविड का मैनेजमेंट किया गया, भाई एक बड़ी बीमारी थी और गवर्नमेंट ने ठीक ठाक तरीके से उसको मैनेज किया था। तो उस तरीके से भी यहाँ पे उसकी चर्चाएं होती हैं कि हम उसको आउटब्रेक को कैसे समझेंगे। इसमें R0 की बात की गई थी। R0 मतलब ऐसा आदमी जिसमें जो पहला केस डिटेक्ट किया गया, किसी भी बीमारी का जब पहला केस डिटेक्ट किया जाता है तो उसको R0 से डिनोट किया जाता है कि ये हमारा मतलब वो पॉइंट है जहाँ से ये बीमारी शुरू हुई है। तो उसको ट्रैक करना, फिर उसमें किस तरीके का पैटर्न है, जैसे भी इबोला वायरस का या और भी जो चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, इस तरीके के जो केसेस हुआ करते थे भारत में, या अभी जो इबोला वायरस और इस तरीके के जो मंकी पॉक्स जो एक वायरस आया हुआ है नया, उसकी चर्चाएं होती हैं कि भारत में पहला केस अभी जैसे केरल में पाया गया था, तो उसको R0 से डिनोट करते हैं कि मतलब जिसको कहा जाता है कि यहाँ पे ये हमारा पहला फर्स्ट पेशेंट है इस बीमारी का। ठीक है। फिर उसके बाद इकोनॉमिक प्लानिंग की चर्चा करते हैं। गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन यूज स्टैटिस्टिक टू एनालाइज इकोनॉमिक कंडीशन, मेक फोरकास्ट एंड प्लान स्ट्रेटजीज। दिस इंक्लूड्स लाइक एम्प्लॉयमेंट रेट, इन्फ्लेशन एंड GDP ग्रोथ। इन सब में भी इसका चर्चा होती है। फिर उसके बाद मार्केट रिसर्च एंड बिजनेस स्ट्रेटजी। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं कि डेटा को एनालाइज करते हैं कंज्यूमर के बिहेवियर पर, कि जैसे कहा नहीं जाता कि भारत में कौन सा मोबाइल अच्छा बिक रहा है, जिसका कैमरा अच्छा हो वो सबसे ज़्यादा बिकता है, भले इसकी क्वालिटी ख़राब हो। स्टेटस के लिए लोग आईफोन रखते हैं, कुछ इस तरीके की चीज़ें मतलब रखते हैं। तो उस पर मार्केट में स्ट्रेटजीज बनती हैं और फिर रिसर्च होते हैं और लोगों का माइंडसेट रीड किया जाता है। जो बिजनेसमैन होते हैं माइंडसेट रीड करते हैं और किस तरीके से आपकी जेब से पैसा निकालना है वो उनको अच्छे से आता है। माइंडसेट रीड किए, फिर इस तरीके की चीज़ें आपको दिखा दी जाएंगी कि आप उसको या तो तुरंत या तो निकट भविष्य में उसको परचेस करने की कोशिश करोगे। फिर इसके बाद सोशल साइंसेस हैं। इन सोशल साइंसेस साइकोलॉजी एंड एजुकेशन
statistics help researchers understand human behavior, social trend and educational outcome. They are essential for conducting survey and interpreting social data. अब इसके बाद स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स की हम चर्चा करेंगे. इसका स्कोप क्या है, ये तो अभी इम्पोर्टेंस था. स्कोप में क्या है कि इंडस्ट्री में इसका स्कोप देखेंगे तो हमारे पास फिर से वही क्वालिटी कंट्रोल पे है. अभी जस्ट बताया हमने कि 3 सिग्मा कंट्रोल लिमिट्स हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जिसका बैंडविड्थ जो होती है, मतलब कुछ इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है. फिर यहाँ पर एक हमारे पास ये डायरेक्ट एक लाइन होती है जिसको x बराबर म्यू कहा जाता है, और एक लाइन यहाँ पे ऊपर होती है, इसको कहा जाता है x बराबर म्यू प्लस 3 सिग्मा, और एक यहाँ डॉटेड लाइन होती है, ये नीचे भी हो सकती है कुछ केसेस में, x बराबर म्यू माइनस 3 सिग्मा. म्यू प्लस 3 सिग्मा, म्यू माइनस 3 सिग्मा, मतलब ये जो बैंडविड्थ है इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये 6 सिग्मा के बराबर है. तो वहाँ पर एक चर्चा होती है, क्वालिटी कंट्रोल का एक छोटा सा पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा कि अगर इस बैंडविड्थ के बीच में सारे पॉइंट उसके एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो हमारा सैंपल निकाला गया है या जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, तो हमारा प्रोसेस जो होता है वो अंडर कंट्रोल होता है. और अगर एक भी पॉइंट यहाँ पे बाहर चला गया तो उसको हम कहते हैं द प्रोसेस इज आउट ऑफ कंट्रोल. ठीक है. फिर उसमें आउट ऑफ कंट्रोल अगर प्रोसेस जा रहा है, इसका मतलब रॉ मटेरियल का कंजम्पशन आपका बढ़ेगा. जैसे सपोज करिए कि 10 किलो हम प्लास्टिक ले आए, और 10 किलो प्लास्टिक में हमें ये कहा गया कि हमें 100 ग्राम के पैकेट्स बनाने हैं, डिब्बे बनाने हैं. अगर किसी में आप 110 ग्राम यूज़ कर लिए तो आपका फाइनल जो लास्ट का डिब्बा रहेगा उसके लिए प्लास्टिक कम पड़ जाएगी. मतलब रॉ मटेरियल का कंजम्पशन आपने अगर बढ़ा दिया तो उस केस में आपका आउटपुट कम हो जाएगा, आपकी कंपनी लॉस में चली जाएगी. जैसे एक किसी मूवी में देखे होंगे तो उसमें बिस्किट के ग्राम की बात हुई थी. सपोज करिए कि पार्ले जी का बिस्किट है ये, और इसमें अगर 0.01 ग्राम या 0.1 ग्राम अगर एक बिस्किट में कम कर दिया जाए तो आप उसको उतना ध्यान नहीं दोगे. लेकिन उस कंपनी के लिए ये बहुत मैटर करता है जहाँ पे 10 करोड़ 15 करोड़ या 50 करोड़ इस तरीके से बिस्किट रोज बन रहे हैं. 1 ग्राम एक बिस्किट में कम हुआ तो 10 करोड़ बिस्किट में से 10 करोड़ ग्राम कम हुआ, और 10 करोड़ ग्राम करोड़ों में खेला कर जाता है. तो इसलिए जो बड़ा स्तर होता है, जो बड़े लेवल पे चीज़ें देखी जाती हैं, वो माइक्रोस्कोपिक लेवल तक जाके देखी जाती है कि अगर आपने कुछ किया है या कुछ आप जो कर रहे हैं उसका इफ़ेक्ट क्या होगा. तो इस तरीके से यहाँ पे चर्चाएं हैं. फिर प्रोडक्शन प्लानिंग, अभी जो जस्ट बता रहे हैं इसमें प्रोडक्शन प्लानिंग ही है. यहाँ पे प्रोडक्शन प्लानिंग क्या है कि अगर हमारे पास 6 सिग्मा कंट्रोल लिमिट्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए, उस केस में हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट को हमें कैसे कंट्रोल करना है, या जैसे मान लीजिए कुछ पॉइंट हमारे बाहर हैं. सपोज करिए कि ये हमारे पास मोबाइल है जिसका हमें 6 इंच लेंथ रखती है, तो इसकी जो एक्चुअल लेंथ होगी 6 इंच प्लस माइनस 3 सिग्मा होगी. मतलब 3 सिग्मा बहुत ही कम होगा, वेरिएशन बहुत कम होगा. वो 3 टाइम्स सिग्मा के बराबर, या तो ये प्लस हो सकता है माइनस हो सकता है, बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है, इसलिए आप लोग पता नहीं कर पाएंगे. 2 अलग अलग मोबाइल को जब एकदम माइक्रोस्कोप से नापेंगे तो थोड़ा बहुत डिफरेंसेस दिखेंगे आपको. ठीक है. तो वही चीज़ यहाँ पे किया जाता है कि इसको कैसे कंट्रोल करना है. वेरिएशन को हमें कम रखना होता है ताकि हमारा कंपनी का आउटपुट बढ़ सके, और कंपनी का आउटपुट बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है रॉ मटेरियल कंजम्पशन कम होगा. रॉ मटेरियल कंजम्पशन कम होगा, आउटपुट बढ़ेगा, तो इसका मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा कंपनी का. तो ये प्रोडक्शन प्लानिंग उसमें हम लोग यूज करते हैं. फिर मार्केट रिसर्च में क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ पर जो भी मतलब मार्केट में हम कोई भी सामान बेचने जा रहे हैं तो उसकी हम क्वालिटी निर्धारित कर लेते हैं. फिर उसके बाद उस क्वालिटी को निर्धारित करने के बाद एक सर्वे भी कराया जाता है मार्केट का, कि मार्केट में लोग चाहते क्या हैं, किस तरीके की चीज़ें चाहते हैं. अब ऐसा आप मोबाइल या कैमरा कंप्यूटर बना दीजिए जो कोई ख़रीदे ही ना, तो लॉस ही लॉस है. इस तरीके से कुछ मतलब डेटा सेट तैयार किया जाता है मार्केट सर्वे के माध्यम से, कि जिसमें
ह्यूमन साइकोलॉजी को स्टडी किया जाता है, आदमियों की मतलब क्या पसंद है क्या नापसंद है, इस तरीके का मतलब स्टडी की जाती है कि जिसके माध्यम से हमारा वो प्रोडक्ट जो है वो आसानी से मार्केट में एक्सेप्ट हो जाए। अब जैसे सपोज करिए कोई कार ही देख लीजिए या मोबाइल देख लीजिए, कोई ऐसा ऑड कलर आपको नहीं दिखेगा कि कोई आदमी ऐसी गाड़ी कोई नहीं लेता कि एक तरफ उसकी गाड़ी का जो कलर है, एक तरफ उसकी गाड़ी का सपोज करिए इसकी गाड़ी है, इतने में वो इसने रेड करा दिया, इतने में ग्रीन करा दिया, इतने में येलो करा दिया, फिर इतने में वायलेट करा दिया, फिर इतने में पिंक करा दिया, फिर इधर वाले में कुछ और कलर करा दिया। ऐसी कोई गाड़ी तो आज तक देखे नहीं और ना ही कंपनी वाला बनाना चाहता है क्योंकि अलग अलग कलर करने में उसका अलग अलग पेंट खर्चा होगा और उसमें अलग अलग मैन पावर लगेगी और उसका ऑपरेशनल कास्ट बढ़ जाएगी और इस तरीके की गाड़ी कोई ख़रीदना भी नहीं चाहता, तो इसलिए कंपनी बनाएगी भी क्यों। तो इसीलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि मार्केट रिसर्च के माध्यम से हम पता करते हैं कि लोगों की पसंद क्या है। लोगों को ज़्यादा वही पसंद आती है, या तो वाइट हो या तो ब्लैक हो, थार है तो ब्लैक, स्कॉर्पियो है तो ब्लैक, और कोई गाड़ियाँ हैं कुछ इस तरीके की, फॉर्चूनर है तो वाइट, इस तरीके की चीज़ें लेके चलता है। किसी को देखें एकदम लाल थार लिए हुए तो वो बहुत कम केसेस होते हैं, ऐसा नहीं हम कह रहे हैं वो एक्सेप्शन होते हैं। कुछ लोग कमेंट बॉक्स में लिखने लग सकते हो कि हमारे पड़ोसी के पास थार है वो भी मतलब वायलेट कलर की, तो करवा लिया होगा, अलग बात है। ठीक है, तो मार्केट रिसर्च के माध्यम से ये चीज़ें बताई जाती हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या किया जाता है, रिस्क मैनेजमेंट के माध्यम से। रिस्क मैनेजमेंट में क्या करते हैं कि इसमें in industries like finance and insurance, statistical models are used to assess and manage risk. This includes credit risk analysis, fraud detection, and actuarial science for determining insurance premium. ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे यूज करके इनका रिस्क मैनेजमेंट किया जाता है। फिर प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन है कि statistics are used to analyze and optimize various industrial process techniques like design of experiment। ये आप लोग पढ़ेंगे भी अभी, मतलब अगले सेमेस्टर में। अगले सेमेस्टर का मतलब ये नहीं कि जस्ट सेकंड सेमेस्टर में, ये पढ़ेंगे लगभग 5वें सेमेस्टर में, और बीएससी वाले जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हैं 3rd ईयर में। फिर उसके बाद ऑपरेशनल कंडीशन, फिर टू मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी और मिनिमम कॉस्ट, तो ये चीज़ें करनी होती हैं। फिर उसके बाद फॉरकास्टिंग होती है। इंडस्ट्रियल रिलाई ऑन स्टैटिस्टिकल फॉरकास्टिंग मॉडल टू प्रेडिक्ट फ्यूचर ट्रेंड इन सेल, डिमांड, प्राइस एंड मोर। फिर एक्यूरेट फॉरकास्टिंग की बात होती है। ठीक है, फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात होती है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इज यूज्ड टू प्रोडक्ट डेवलपमेंट to test new product and process. This includes analyzing test result, assessing reliability and ensuring that product meet quality standards before market launch. ठीक है, इसमें मार्केट में लॉन्च करने से पहले इनके हम स्टैंडर्ड या इनकी क्वालिटीज़ की चर्चा कर लेते हैं, उनको बातें प्रूवन हो जाती हैं, साइंटिफिकली प्रूव हो जाती हैं, तब उनको मार्केट में लाया जाता है। फिर कॉस्ट रिडक्शन है बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टू आइडेंटिफाई इनएफिशिएंसी and area of important improvement. Industries can be reduced cost in various areas including production, logistics and maintenance. फिर ह्यूमन रिसोर्स की बात है। ह्यूमन रिसोर्स में क्या है कि स्टडीज आर यूज्ड इन वर्कफोर्स मैनेजमेंट, एनालाइजिंग employee performance, turnover rate and productivity. This helps in making informed decision regarding hiring, training and retention strategy. फिर सबसे फाइनल होता है कस्टमर का सेटिस्फेक्शन। जो आपके पास कस्टमर आया हुआ, अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो बाकी आप चाहे जितना रिसर्च करा लो। तो रिसर्च होता ही इसीलिए है कस्टमर हमारा सेटिस्फाई होकर आए। ठीक है, तो by analyzing customer feedback and satisfaction data,
Industries can identify area for improvement and enhance customer experience leading to better product and services. ठीक है, तो बाकी आगे जो हमारा स्टैटिस्टिक्स में आगे की जो चीज़ें हैं उनको हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसे आप लोग अगले क्लास के लिए मतलब जो भारत में इंडियन रिसर्च स्कॉलर्स रहे हैं स्टैटिस्टिक्स में, जो मुख्य 4-5 रहे हैं उनकी हम चर्चा करेंगे, और बाकी जो इतिहास है स्टैटिस्टिक्स का उसको थोड़ा हम देखेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग जो हमारा मेन मैथमेटिकल पोर्शन है हम उसकी ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो L1 क्लासेस का यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम का लिंक, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे संपर्क करिए, और अगर कोई दिक्कत है तो इस नंबर पे आप संपर्क करिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। और आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास, हैव ए नाइस डे।